वेलकम टू द क्लास। तो चलिए फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, राइट। तो इसमें हमने कल क्या देखा था कि बिफोर स्टार्टिंग अवर डिस्कशन अबाउट सिडेटिव हिप्नोटिक्स, फर्स्ट वी डिस्कस कि सीएनएस के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम ब्रॉडली किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि वन ऑफ द मेन कैटेगरी इज साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, जो कि थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपका मूड एंड कॉग्निशन अफेक्ट करते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो कि सिंपली दे आर बिकॉज ऑफ सर्टन मैल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। एंड देर इज अनदर कैटेगरी न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स इन विच देर इज अ प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, फिर उसके बाद में हमने ये जो तीनों भी टाइप के डिसऑर्डर्स है इनको हमने थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी किया है। सबसे पहले हमने साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, जो कि काफी बड़ा हमारा कैटेगरी है। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में भी जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हमने 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ओके, साइकोटिक डिसऑर्डर्स यानी कि साइकोसिस जो होते हैं, ये सीरियस इलनेसेस होते हैं जिसमें देर इज अ serious distortion of thought and the patient loses his or her touch from the reality. Okay, इसमें cognitive disorders and functional disorders like schizophrenia, paranoia ये सब आते हैं। Then we discussed about the neurotic disorders which are less serious than the psychotic disorders, and here the ability to comprehend reality is not lost. इसमें आते हैं disorders like anxiety, certain phobias, PTSD. Okay, एंड फाइनली द अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जो कि मूड को अफेक्ट करते हैं। इसमें आएगा डिप्रेशन, मैनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, फिर इसके बाद में वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें आता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इन्वॉल्व्स व्हाट? एबनॉर्मली एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, तो इसमें कन्वर्जन्स भी आते हैं। एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, जैसे कि अल्जाइमर्स डिसीज, पार्किंसंस डिसीज। तो ये क्यों होते हैं और इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज द हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ओके, फिर हमने ये देखा है कि जो ड्रग्स है, द ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर द वेरियस डिसऑर्डर्स इन सीएनएस, इसमें हमें कौन से ड्रग्स स्टडी करने हैं, राइट। सो बाय लुकिंग एट द डायग्राम हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट वी आर सपोज टू स्टडी द एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ये जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स है इनके ट्रीटमेंट के लिए कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं ये हम स्टडी करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स में। उसके बाद में एंजाइटी के लिए कौन से ड्रग्स यूज किए जाएंगे वो हम स्टडी करेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग्स में। एंड डिप्रेशन एंड मैनिया के लिए यूज किए जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी मैनियक ड्रग्स। तो बेसिकली साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के हर एक कैटेगरी के लिए कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ओके, देन कमिंग टू द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो एपिलेप्सी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हमें स्टडी करने हैं। एंड फाइनली गोइंग टू द न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, we have to study drugs used for Alzheimer's disease as well as drugs used for Parkinson's disease. Okay, तो ये हमने पिछले वाले हमारा जो सेशन था इसमें हमने समराइज किया था। अब इसमें से सबसे पहला जो ड्रग्स का कैटेगरी हमारा स्टार्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सिडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी। जो मैंने आपको बताया है कि सिडेटिव हिप्नोटिक्स जो है वो अभी हमने जितने अलग अलग टाइप के कंडीशंस डिसऑर्डर्स यहाँ पे देखे हैं उसमें से कई सारे कंडीशंस में पेशेंट को काम डाउन करने के लिए, सूथ करने के लिए, उनकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा डिप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो आज हम सिडेटिव हिप्नोटिक्स का ही डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। यस्टरडे वी अंडरस्टूड द की डिफरेंस बिटवीन सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। सिडेटिव्स जो होते हैं, सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स बोथ आर सीएनएस डिप्रेसेंट्स बेसिकली, बट मेन डिफरेंस क्या है कि सिडेटिव्स जो है वो सीएनएस डिप्रेस करते हैं विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, वेर एज हिप्नोटिक्स जो है वो भी सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं एंड दे ऑल्सो इंड्यूस स्लीप। फाइन, इसके बाद में हमने जो सिडेटिव हिप्नोटिक्स है उसका बेसिक हमने क्लासिफिकेशन देखा है, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजिपिन्स एंड द न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपिन ड्रग्स, जिनको हम शॉर्ट में ये जो नॉन बेंजोडाइजिपिन वाला जो कैटेगरी है उसमें सारे के सारे जो ड्रग्स है दे आर कॉल्ड एज द
जेड ड्रग्स, बिकॉज इन सबके नाम जो है वो जी से स्टार्ट होते हैं उसकी वजह से। फाइन, तो इनको अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग अवर डिस्कशन नाउ विद बार्बिचुरेट्स। ओके, तो बार्बिचुरेट्स ये जो ड्रग्स है, जस्ट अ मोमेंट, यस, सो बार्बिचुरेट ये जो कैटेगरी है, ये सिडेटिव हिप्नोटिक्स का सबसे फर्स्ट कैटेगरी था। बेसिकली दीज वर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो कि एज सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स यूज किए गए इन अप टू 1960s। ठीक है, मतलब कुछ 50-60 साल पहले तक ये जो ड्रग्स थे वो यूज किए जाते थे इस पर्पस के लिए। अभी के टाइम पे ये जो ड्रग्स है ये एज सिडेटिव हिप्नोटिक्स दे आर आउटडेटेड। इससे बेटर ड्रग्स अवेलेबल है जैसे कि बेंजोडाइजिपिन्स एंड द जेड ड्रग्स। ओके, तो इसीलिए अभी इनको इस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता है, बट बिकॉज दीज ड्रग्स आर द प्रोटोटाइप ऑफ द सीएनएस डिप्रेसेंट्स, इसीलिए हम सबसे पहले इन ड्रग से ही हमारी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो याद रखना, बार्बिचुरेट्स आर प्रोटोटाइप ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ बार्बिचुरेट्स, ये जो बार्बिचुरेट्स है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बार्बिचुरेट्स का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। बार्बिचुरेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टू कंपोनेंट्स। एक होता है यूरिया, यू नो यूरिया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, मेरे साथ अभी नोट डाउन करके चलिए। यूरिया में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है और उसके दोनों भी साइड में अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है। सो दिस इज यूरिया, ये एक कंपोनेंट होता है। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है दैट इज मैलोनिक एसिड। So this is the structure of malonic acid. Okay, तो malonic acid it is a dicarboxylic acid. टोटल इसमें कार्बन होते हैं 3, सो इट इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेसिफिकली इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दोनों के बीच में आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और उससे बनता है हमारा बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में की रिएक्शन अभी हम करेंगे और बार्बिचुरेट्स का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अभी बनाएंगे। ठीक है, सो रिएक्शन के लिए ये जो दोनों भी कंपाउंड्स है, इन दोनों भी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जो है वो हम थोड़ा सा अलग ओरिएंटेशन में बनाएंगे ताकि हमारा बार्बिचुरेट का रिंग कैसे बनेगा वो हम इजीली विजुअलाइज कर सके। ठीक है, अभी आप ये स्ट्रक्चर्स को देखो, यूरिया एंड मैलोनिक एसिड, इफ यू लुक एट देम, सिंपली इसमें क्या है, यूरिया में अमाइनो ग्रुप्स है, मतलब वो बेसिक कंपाउंड है। मैलोनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप है। तो यहाँ पे सिंपली क्या रिएक्शन होने वाली है, मैलोनिक एसिड के ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ यूरिया। हमारे पास में दो एसिड वाले ग्रुप्स है और दो अमाइनो वाले ग्रुप्स है। तो ये जो दोनों भी ग्रुप्स है ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। वहां पे सिंपली कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइनो ग्रुप, इन दोनों का कंडेंसेशन रिएक्शन होके क्या होगा, वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये दोनों भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इसको भी थोड़ा अच्छे से हम बना लेंगे। यहाँ पे मेरे साथ में ड्रॉ कीजिए स्ट्रक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया हियर। सो यूरिया में दो अमाइनो ग्रुप्स है। अभी अमाइनो ग्रुप में से एक हाइड्रोजन जो है वो वाटर के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होने वाला है, तो मैं उसको यहाँ पे अलग से बना देती हूँ। NH2 का एक हाइड्रोजन, इट इज बीच में हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है एंड हियर वी हैव द सेकेंड अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ये हो गया हमारा यूरिया का स्ट्रक्चर। It is going to react with malonic acid
तो अमाइनो ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप के साथ में रिएक्ट करने वाले हैं, तो इसके सामने ही मैं कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप बनाऊंगी मैलोनिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होता है, यू हैव COOH, तो उसको हम पूरा यहाँ पे बनाएंगे COOH वाले पार्ट को, ताकि हम समझ सके कैसे रिएक्शन होने वाला है। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो गया, इट इज अटैच्ड टू अ कार्बन, और फिर से एक और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप यहाँ पे है। ओके, लाइक दिस। सो इस तरीके से दोनों भी स्ट्रक्चर्स को अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। दिस इज द मैलोनिक एसिड। ओके, सो नाउ लेट्स ड्रॉ द रिएक्शन बिटवीन देम। अभी क्या होगा, देखो, अमाइनो में से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये OH ग्रुप, राइट। तो ये देखो इस तरीके से ये अमाइनो ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के साथ में रिएक्ट करके यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, एंड NH का डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O के साथ में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगा, यहाँ का भी एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होने वाला है, राइट, एंड अमाइनो ग्रुप का डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप के साथ में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो रिजल्ट में क्या होने वाला है, ये पार्ट इन दोनों का आपस में ये ज्वाइन हो जाएंगे। सो यू आर गोइंग टू गेट अ साइक्लिक स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पे शो कर देते हैं हम कि यहाँ से वाटर रिमूव हो गया है, और अभी क्या करेंगे, सिंपली ये जो दो पार्ट है ये ज्वाइन करके हम रिजल्टिंग प्रोडक्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर, हाउ इट इज गोइंग टू लुक। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ इस NH ग्रुप से। सो वी हैव दिस NH हियर, ठीक है, अभी H रिंग के बाहर रहेगा, राइट। तो NH किसके साथ में अभी बॉन्ड फॉर्म करने वाला है, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ, C डबल बॉन्ड O, राइट। सो दिस इज द C डबल बॉन्ड O। फिर ये NH का बाकी का ये जो पार्ट है वो एज इट इज है, तो इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे भी N है। ओके, यहाँ पे कार्बन है, दिस इज जस्ट कार्बन, एंड इट इज अगेन अटैच टू अ कार्बोनिल ग्रुप लाइक दिस। तो देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है फाइनल, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट दैट हैज फॉर्म्ड हियर, जिसमें क्या हुआ है कि ये जो NH है, देखो NH डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O को अटैच हो गया, यहाँ पे भी NH डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O को अटैच हो गया है। फाइन, काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा, एरो एकदम पास में हो गया, इसको थोड़ा सा दूर कर देंगे हम। ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट को हम अभी क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस प्रोडक्ट इन अ सिंपलर मैनर। ये जो रिंग है, इफ यू लुक एट द रिंग, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट। तो यू नो दैट हमने पढ़ा है इन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, कि ये जो रिंग है, जो 6 मेंबर्ड एंड 2 नाइट्रोजन, जिसमें दो नाइट्रोजन जो है दैट आर सेपरेटेड बाय कार्बन, मतलब उनका रिलेटिव पोजीशन जो है वो 1 और 3 है। तो ये जो रिंग है, दिस इज द पाइरीमिडीन रिंग, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं बस थोड़ा सा ऐसा रोटेट करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू रोटेट द रिंग इन दिस मैनर। तो रोटेट करने के बाद में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि इसको ऐसे में रोटेट करके ये जो नाइट्रोजन है ये मेरा नीचे आ जाएगा बॉटम में। यस, तो
इस नाइट्रोजन को मैं यहाँ पे नीचे बना रही हूँ और इसके साथ में बाकी की जो रिंग है वो यस। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। बस कुछ नहीं किया है, ये जो रिंग है इसका, ये जो नाइट्रोजन है ये नीचे बनाया है, इस रिंग को ऐसे घुमा दिया तो आपको ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। द रीजन व्हाई आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस बिकॉज हम जब भी बारबीचुरेट्स के स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो हम हमेशा जनरली इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर डूइंग इट। ओके, नाउ लेट्स डू द नंबरिंग। इसका क्या नाम रहेगा वो देखते हैं जरा। These two are one and the same structure, so don't get confused. अब नंबरिंग कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हम कहाँ से करते हैं? हम नंबरिंग देते हैं यहाँ पे हेटेरो एटम से, दैट इज नाइट्रोजन। आप दोनों में से किसी भी नाइट्रोजन को नंबर दो, इट इज गोइंग टू बी वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि दोनों भी साइड से जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव नंबर फ्रॉम दिस नाइट्रोजन 1 2 3 4 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हो गया इसका नंबरिंग। अगर हम इसको देते हैं तो आप या तो इस नाइट्रोजन को 1 दो या तो इस नाइट्रोजन को 1 दो, इट इज गोइंग टू हैव वन एंड द सेम थिंग। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया इसका नंबरिंग। अभी ये जो अभी हमने यहाँ पे कंपाउंड बनाया है, ये जो प्रोडक्ट बना है बाय द रिएक्शन ऑफ यूरिया एंड मैलोनिक एसिड, इस कंपाउंड को बोला जाता है बार्बिचुरिक एसिड। What is it called as? It is called as barbituric acid. So barbituric acid is what? It is just a condensation product of urea and malonic acid. That is why it is also called as malonyl urea. Okay. Now the most important thing here is, ये जो बार्बिचुरिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है, दिस कंपाउंड डज नॉट हैव एनी हिप्नोटिक एक्टिविटी एट ऑल। क्या बताया मैंने अभी? ये जो बार्बिचुरिक एसिड का स्ट्रक्चर है इसकी कोई भी हिप्नोटिक एक्टिविटी नहीं होती है। दिस इज नॉट हिप्नोटिक। ऐसा इसीलिए है कि बार्बिचुरिक एसिड्स जो होते हैं उनकी हिप्नोटिक एक्टिविटी तभी आती है जब आप बार्बिचुरिक एसिड का ये जो 5 पोजीशन है, इस 5 पोजीशन के ऊपर जब आप कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगाते हो, जैसे कि अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप, तो रिजल्टिंग जो डेरिवेटिव्स बनते हैं बार्बिचुरिक एसिड के, उनको हम कहते हैं बार्बिचुरेट, एंड दे आर यूज्ड एज द सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ओके, तो बार्बिचुरेट्स जो है दे आर ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिचुरिक एसिड। और कौन से वाले डेरिवेटिव्स? 5 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशंस आपको लगाने होते हैं, वो भी एक नहीं दो। 5 पोजीशन पे यू हैव टू अटैच 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। वो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच करने के बाद में यू विल गेट 5 डाई सब्स्टिट्यूटेड बार्बिचुरिक एसिड्स। दे आर कॉल्ड एज बार्बिचुरेट्स और उनकी होती है सिडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी। ओके, सो हाउ द 5 die substituted barbituric acids will look like? Let us draw their structures also. यहाँ पे एक साइड में हम इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। यस, तो यहाँ पे मैं ऊपर बना रही हूँ अभी। पूरा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, सिर्फ फर्क रहने वाला है 5 पोजीशन पे। यहाँ पे है आपका NH ग्रुप,
Here also we have an NH group. यहाँ पे ऑक्सो, यहाँ पे भी ऑक्सो, और ये जो 5 पोजीशन है, अब 5 पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पे 2 हाइड्रोजन्स है, तो वो जो 2 हाइड्रोजन्स है उनको हम रिप्लेस कर देंगे बाय 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉमनली वहां पे अल्किल ग्रुप आप लगा सकते हो या फिर आप अराइल ग्रुप लगा सकते हो। तो ये जो ऐसा सब्स्टिट्यूटेड वाला जो बार्बिटूरिक एसिड होता है उनकी एक्टिविटी होती है सिडेटिव हिप्नोटिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट करूंगी, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस इज अ 5 dash डाई सब्स्टिट्यूटेड बार्बिटूरिक एसिड। ओके, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको बॉक्स कर देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। जस्ट अ मोमेंट। ओके, पूरा नाम ही लिख देते हैं हम यहाँ पे। इस 5 डाई सब्स्टिट्यूटेड बार्बिटूरिक एसिड, ये जो कंपाउंड होता है दिस कंपाउंड हैज sedative हिप्नोटिक एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो बार्बिटूरिक एसिड जो होता है इट इज नॉट हिप्नोटिक, जबकि इसके जो 5 डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले जो डेरिवेटिव्स होते हैं दे हैव द सिडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी। ओके, नाउ वन मोर थिंग, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, के जो बार्बिटूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बार्बिटूरिक एसिड इज द कॉमन नेम। ओके, जो नॉर्मली हम बार्बिटूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसको डिनोट एज अ बार्बिटूरिक एसिड ही कहते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर नेम है वो भी हमें देते आना चाहिए। अभी इस कंपाउंड को आप नाम क्या दोगे, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, एज आई टोल्ड यू दिस इज अ दिस रिंग 6 मेंबर्ड है, 2 नाइट्रोजन है, 1 and 3 पोजिशन पे नाइट्रोजन है। तो ये जो रिंग है, ये रिंग जो है ये पायरीमिडीन रिंग का सैचुरेटेड वाला वर्जन है। पायरीमिडीन रिंग क्या होती है, दिस इज द पायरीमिडीन रिंग, जिसमें ऐसे 2 नाइट्रोजन होते हैं एंड 3 इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अभी ये जो रिंग है सेम रिंग है, सिर्फ तीनों के तीनों जो डबल बॉन्ड्स है दे आर मिसिंग, दे आर सैचुरेटेड, राइट। तो ये सैचुरेटेड वाला पायरीमिडीन है, तो आप उसको नाम क्या दोगे, रिंग का नाम क्या हो जाएगा। 3 डबल बॉन्ड्स आपने सैचुरेट कर दिए हैं, तो आपको पायरीमिडीन के सामने लगाना पड़ेगा हेक्साहाइड्रो। ओके, तो इट इज हेक्साहाइड्रो पायरीमिडीन। ओके, नाउ ये सिर्फ हेक्साहाइड्रोपायरीमिडीन नहीं है, इसके ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी है। कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो देखो 2, 4 एंड 6, ये 3 पोजीशंस के ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ। इस ग्रुप को हम कीटो ग्रुप कहते हैं, लेकिन जब ये ग्रुप जब ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है व्हेन इट इज पार्ट ऑफ अ रिंग, तो आप उसको कीटो ग्रुप की जगह पे यू कॉल इट एज द ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, तो
what will be the name of this barbituric acid? It is going to be 2,4,6. ठीक है, तीन उसमें क्या है, ट्राईऑक्सो हेक्साहाइड्रोपाइरिमिडिन. हेक्साहाइड्रो वहां पे ऐड करना जरूरी है क्योंकि डबल बॉन्ड्स तीनों के तीनों सैचुरेटेड है. सो हेक्साहाइड्रोपाइरिमिडिन. Okay, so this is going to be the proper name of barbituric acid. Okay, so now barbituric acid का structure अभी हमारे दिमाग में बिल्कुल clear हो गया है. Now let's move forward to the actual discussion of barbiturates. Just a moment. Yes, तो अभी आगे जितने भी बार्बिचुरेट्स आप देखेंगे, जितने भी बार्बिचुरेट्स हम पढ़ेंगे, उन सब में ऐसा ही स्ट्रक्चर रहने वाला है. पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं होता. 1 से लेके 6 पोजीशन तक सिर्फ एक ही जगह पे आपको दिखेगा. ये जो 5 पोजीशन है, सिर्फ वहां के सब्स्टिट्यूएंट्स जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे. बाकी का ये जो पूरा रिंग है वो सारे स्ट्रक्चर्स में बिल्कुल सेम होता है. ओके, नाउ बार्बिचुरेट्स का कल हमने ये क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है. तो बार्बिचुरेट्स आर divided into 3 categories on the basis of their duration of action. Okay, कुछ बार्बिचुरेट्स बहुत ही लॉन्ग एक्टिंग है, जबकि कुछ बार्बिचुरेट्स एकदम बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्टिंग है. ओके, तो इन टोटल वी हैव ओनली 5 बार्बिचुरेट्स टू स्टडी. ठीक है, तो इनका अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन सा बार्बिचुरेट कहाँ पे आता है. ओके, तो सबसे पहले लॉन्ग एक्टिंग वाले जो बार्बिचुरेट्स है उसमें एक ही आता है, उसका नाम है फिनोबार्बिटोन. फाइन, नोट डाउन करते करते चलेंगे हम. इसका नाम है फिनोबार्बिटोन. लॉन्ग एक्टिंग मतलब इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो रहता है वो ऑलमोस्ट 1 to 2 days का रहता है. ठीक है, अभी यही पे आपको बता देती हूँ कि बार्बिचुरेट्स जो है, नाउअडेज बार्बिचुरेट्स आर नॉट एक्चुअली यूज्ड एज सिडेटिव हिप्नोटिक्स. ठीक है, ऑल्दो उनकी सिडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी होती है, बट सिडेटिव हिप्नोटिक्स के लिए हम दूसरे ड्रग्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं. थोड़े हमें बेटर अच्छे फीचर्स मिलते हैं दूसरे ड्रग्स में, बेंजोडाइजिपिन्स में या फिर जेड ड्रग्स में. बार्बिचुरेट्स एक्चुअली कुछ दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फिनोबार्बिटोन जो है, इन एडिशन टू इट्स सीडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी, उसकी एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी भी होती है, मतलब सीजर्स प्रिवेंट करने की एक्टिविटी. फाइन, तो फिनोबार्बिटोन जो है वो एक्चुअली यूज किया जाता है एज एंटी कन्वर्जेंट. एंटी कन्वर्जेंट मतलब उसको कहाँ पे यूज किया जाएगा, इट विल बी यूज एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग. ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, फिनोबार्बिटोन एज एंटी कन्वर्जेंट यूज किया जाता है. फाइन, उसके बाद में इसका आप देखोगे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफी ज्यादा है, 1-2 दिन तक इसकी एक्टिविटी रहती है. इन कंपैरिजन थोड़ी कम ड्यूरेशन के लिए एक्टिविटी जिनकी रहती है, जिन्हें हम शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स कहते हैं, उसमें 2 आते हैं. एक है उसमें ब्यूटोबार्बिटोन एंड एक है पेंटोबार्बिटोन. सो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स का. एंड लास्टली कुछ बार्बिचुरेट्स ऐसे हैं जिनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही शॉर्ट है, कुछ मिनट्स की ही होती है. तो इसमें आता है थायोपेंटोन एंड मिथोहेक्सिटोन.
ओके, तो ये जो ड्रग्स होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग वाले, ये जो ड्रग्स है इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी बहुत ही शॉर्ट रहती है। दे थायोपेंटोन स्पेसिफिकली, इट हैज ओनली 20 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, सिर्फ 20 मिनट्स तक ही इसकी एक्शन रहती है। ये जो ड्रग्स है ये यूज किए जाते हैं नॉट एज सिडेटिव हिप्नोटिक्स, दे आर यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स। जब हम जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ने वाले हैं तो उसमें ये हायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन इन दोनों को भी, उन दोनों का भी डिस्कशन वहां पे आने वाला है। फाइन, तो ये हो गया एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन। सो यू कैन सी बार्बिचुरेट्स का क्लासिफिकेशन लर्न करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज देर आर ओनली 6 बार्बिचुरेट्स टू रिमेम्बर, सॉरी 5 बार्बिचुरेट्स ओनली टू रिमेम्बर। ओके, लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा आता है? फिनोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में आता है ब्यूटोबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन, एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है थायोपेंटोन एंड मिथोहेक्सिटोन। ठीक है, अभी बार्बिचुरेट्स का स्ट्रक्चर और इसमें कौन से डेरिवेटिव्स आते हैं ये देखने के बाद में नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, कि बार्बिचुरेट्स कौन से मैकेनिज्म से अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। नाउ याद करो बार्बिचुरेट्स ये क्या है? सिडेटिव हिप्नोटिक्स है। सिडेटिव हिप्नोटिक्स जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होते हैं, राइट? तो बार्बिचुरेट्स सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी कौन से वाले मैकेनिज्म के थ्रू शो करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं। बार्बिचुरेट्स एक्ट ऑन द गाबा रिसेप्टर। ओके, गाबा रिसेप्टर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला रिसेप्टर है। इसकी इनहिबिटरी एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो बिफोर वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स कि बार्बिचुरेट्स कैसे काम करते हैं, पहले हम गाबा रिसेप्टर क्या होते हैं वो समझते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस, लेट्स हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट दिस गाबा रिसेप्टर। अभी गाबा रिसेप्टर जो है, पहली एक बात तो इसका जो नाम है गाबा, इसका मतलब क्या है? गाबा स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ द लाइगैंड, कि ये जो रिसेप्टर होता है इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने वाला जो हमारा एंडोजेनस लाइगैंड होता है उसका नाम होता है गाबा। ठीक है, गाबा इट इज अ शॉर्ट फॉर्म। गाबा स्टैंड्स फॉर गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। सो गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। सो नाम पढ़ के कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड? अगेन सी, दिस इज नॉट द IUPAC नेम, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ गाबा। ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड मतलब क्या? 4 कार्बन वाला एसिड। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द 4 कार्बन एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उसमें हमेशा 1 नंबर हम देते हैं एसिडिक वाला जो कार्बन होता है उसको। ठीक है, सो लेट अस से दैट दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, ये हो गया COOH वाला पार्ट, इसको हम 1 नंबर देंगे। ठीक है, 4 कार्बन वाला एसिड हमें बनाना है। दिस इज 1 2 3 एंड 4, ये हो गए 4 कार्बन, राइट? अब इसमें क्या है, ब्यूटेरिक एसिड को गैमा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है? गैमा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगाया हुआ है। तो इसमें गैमा पोजीशन कौन सा होगा? कार्बोनिल कार्बन का एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है दैट इज डिनोटेड अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज द गैमा कार्बन। तो गैमा कार्बन जो है उसको आपको क्या लगाना है? गैमा कार्बन को एक अमाइनो ग्रुप आपने लगा दिया, देन यू गेट द गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। तो गाबा रिसेप्टर जो है उसका एंडोजिनस लाइगैंड जो होता है दैट इज दिस मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द endogenous ligand. What is the meaning of endogenous? गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट, हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकली जो मॉलिक्यूल्स कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं उन्हें कहा जाता है एंडोजेनस लाइगैंड्स। ओके, और जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इट इज द एंडोजेनस लाइगैंड फॉर द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर।
ओके। और बाकी जो ड्रग्स हम एडमिनिस्टर करते हैं अल्फा बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करने वाले या फिर एंटागोनाइज करने वाले, उन्हें हम अगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट नेम करते हैं। तो गाबा जो है ये खुद हमारे बॉडी का एंडोजिनस लाइगैंड है फॉर दिस गाबा रिसेप्टर। अभी बार्बिचुरेट्स जो है वो गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, लेकिन गाबा रिसेप्टर जो होता है उसके खुद के ही दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो बार्बिचुरेट्स दोनों भी टाइप्स के ऊपर नहीं, उसमें से एक ही टाइप के ऊपर एक्ट करते हैं। इसलिए पहले हम ये देखेंगे कि गाबा रिसेप्टर के टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, गाबा रिसेप्टर के जो दो टाइप्स है दे आर सिंपली कॉल्ड एज गाबा ए रिसेप्टर एंड गाबा बी रिसेप्टर। उन दोनों के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस होता है गाबा ए एंड बी रिसेप्टर पे। गाबा ए रिसेप्टर जो होता है इट इज द आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर। आयोनोट्रोपिक मतलब क्या? दैट इट इज द लाइगैंड गेटेड आयन चैनल। हमने रिसेप्टर के अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें से वन ऑफ द रिसेप्टर टाइप इज लाइगैंड गेटेड आयन चैनल। तो व्हेन वी से आयोनोट्रोपिक, उसका मतलब होता है कि वो एक आयन चैनल है। एंड लाइगैंड गेटेड आयन चैनल मतलब एक ऐसा आयन चैनल जो कि लाइगैंड बाइंड करने के बाद ही ओपन होगा। अब गाबा वाला जो, दिस इज अ गाबा रिसेप्टर, तो इसका लाइगैंड कौन रहेगा? इसका लाइगैंड रहेगा गाबा। मतलब जब इस रिसेप्टर को गाबा बाइंड करता है उसके बाद में वो आयन चैनल जो है वो ओपन होता है। मोर स्पेसिफिकली गाबा ए रिसेप्टर जो होता है वो क्लोराइड आयन चैनल होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, इट इज अ लाइगैंड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल। ओके, नाउ गाबा बी रिसेप्टर जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। गाबा बी रिसेप्टर इज मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। मेटाबोट्रोपिक हम किसको कहते हैं? द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, दे आर कॉल्ड एज मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो गाबा बी रिसेप्टर जो है इट इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। फाइन। तो देखो गाबा ए एंड गाबा बी दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स है। ये दोनों भी रिसेप्टर्स अलग अलग टाइप के रिसेप्टर है। दिस इज अ ligand gated ion channel whereas GABA B it is a GPCR। ओके, दोनों में सिर्फ कॉमन चीज इतनी है कि दोनों को भी एक्टिवेट करने वाला मॉलिक्यूल एक ही है, दैट इज गाबा। बाकी इन दोनों की जो एक्शंस होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। अब इन दोनों में से वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द गाबा ए रिसेप्टर, क्योंकि जो हमारे सिडेटिव हिप्नोटिक्स होते हैं, चाहे वो बार्बिचुरेट्स हो या फिर बेंजोडाइजिपिन्स हो, वो सारे के सारे गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं और गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू ही इनकी सिडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी मेडिएट होती है। ओके, सो याद रखना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला गाबा ए रिसेप्टर। कौन कौन इसके ऊपर एक्ट करने वाला है? बोथ barbiturates as well as बेंजोडाइजिपिन्स। ये दोनों भी अपनी जो सिडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी होती है वो शो करते हैं बाय एक्टिंग ऑन दिस रिसेप्टर। और इनकी एक्शन अभी क्या होती है वो भी समझते हैं। गाबा रिसेप्टर जो है इनहेरेंटली ये एक इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है। मतलब गाबा ए रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो उसकी एक्टिविटी होती है इनहिबिटरी। फाइन, तो ये वाली चीज याद रखना दैट दिस रिसेप्टर it is an inhibitory receptor।
ठीक है। इनहिबिटरी है मतलब जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो आपको CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी मिलेगी, राइट। तो अगर हमें CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें गाबा को ही एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि गाबा एक्टिवेट होके उसकी क्या होती है, इनहिबिटरी एक्टिविटी होती है। तो बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स दोनों भी एग्जैक्टली यही करते हैं, ये दोनों भी क्या करते हैं, जो गाबा रिसेप्टर है उसके ऊपर इनकी both barbiturates as well as benzodiazepines they activate the GABA A receptor, ठीक है। एक्टिवेट होगा GABA A receptor तो ये अपनी जो इनहिबिटरी एक्टिविटी है उसके थ्रू आपको CNS डिप्रेसेंट वहां पे एक्टिविटी मिलती है, एंड दैट इज द बेसिक underlying mechanism by which these two categories exhibit their CNS their sedative and hypnotic effect, okay। तो ये बस ब्रीफ ओवरव्यू है कि ये दोनों कौन से रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, ओके। अभी गाबा रिसेप्टर के ऊपर बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स दोनों भी बहुत ही स्पेसिफिक मैकेनिज्म से अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले गाबा ए रिसेप्टर नॉर्मली उसका क्या वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो हमें पहले समझना पड़ेगा, तब जाके हम उसके ऊपर बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन का कैसा इफेक्ट होता है ये चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ओके। नाउ बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट ऑल्सो कि हाउ GABA receptor works and how barbiturates and benzodiazepines act on the GABA receptor, उसके पहले दो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहती हूँ, the concept of depolarization and hyperpolarization, okay। So we need to revisit this concept if we want to understand the mechanism of action of barbiturates, okay। तो एक बार मुझे थोड़ा सा अच्छे से याद करके बताइए कि न्यूरॉन्स में जब सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ऊपर जब ट्रांसफर होता है तो ये सिग्नल ट्रांसमिशन की प्रोसेस के लिए कौन सी वाली चीज होनी चाहिए, वहां पे होना चाहिए होता है डीपोलराइजेशन, राइट। डीपोलराइजेशन इट इज द प्रोसेस बाय विच कोई भी सेल या फिर कोई भी न्यूरोनल सेल क्या होता है, एक्टिवेट होता है और सिग्नल आगे ट्रांसमिट करता है, ओके। तो ये जो डीपोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है इसको मैं आपको एक बार रिविजिट करवाना चाहती हूँ। नाउ मुझे एक बात बताइए कि नॉर्मली अब न्यूरोनल सेल की बात करते हैं, कोई भी सेल आप ले लो हमारी बॉडी में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है, सेल के बाहर का फ्लूइड, द ये अभी यहाँ पे जो हमने बनाया है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, मान लेते हैं कि ये सेल के बाहर का पार्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में हमेशा सोडियम आयंस जो होते हैं उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, ओके। और वही अगर हम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात करेंगे तो इंट्रा सेल्यूलर पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ओके। अब वन मोर थिंग, जो सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर वाला पार्ट होता है, ओके, उस वहां पे पॉजिटिव वाला पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर से पॉजिटिवली चार्ज है। एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज ऐसा नहीं होता है, वहां पे बाहर के साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। जबकि अंदर के साइड में इंट्रा सेल्यूलर जो होता है निगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसको हम सिंपली कहेंगे कि अंदर निगेटिव चार्ज ज्यादा है, ओके। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जब हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इंट्रा सेल्यूलर पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिर्फ सोडियम आयन है और इंट्रा सेल्यूलर सिर्फ पोटेशियम आयंस है। इसके अलावा काफी सारे आयंस यहाँ पे होते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में भी सोडियम के साथ पोटेशियम रहता है, इंट्रासेल्युलर में भी पोटेशियम के साथ सोडियम रहता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टू आयंस देयर आर मेनी अदर आयंस, जैसे कि क्लोराइड आयंस रहते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस रहते हैं,
प्रोटॉन्स रहते हैं, काफी सारे अलग अलग टाइप के आयंस रहते हैं। तो इन टोटल सभी आयंस का अगर आप सम टोटल करोगे, इफ यू टेक ऑल द आयंस, उन सबके चार्जेस का प्लस माइनस करने के बाद में एक्स्ट्रा सेल्यूलर में ज्यादा पॉजिटिव होता है और इंट्रा सेल्यूलर में ज्यादा निगेटिव होता है। तो ये जो निगेटिव है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पोटेशियम आयंस। ये आपको समझ, ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पोटेशियम भी पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर इंट्रा सेल्यूलर निगेटिव कैसे। इंट्रा सेल्यूलर निगेटिवली चार्ज ज्यादा होने के पीछे का रीजन होता है कि अंदर निगेटिवली चार्ज आयंस ज्यादा होते हैं, जैसे कि क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। फाइन। तो ये इन जनरल रेस्टिंग सेल मेम्ब्रेन है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। अभी व्हाट हैपन्स जब डीपोलराइजेशन होता है, तो व्हाट डू वी मीन बाय डीपोलराइजेशन? डीपोलराइजेशन मतलब जब भी सिग्नल आएगा, व्हेनेवर सिग्नल कम्स, अभी सिग्नल आने के पहले दिस वाज द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद में ये जो बाहर सोडियम आयंस जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं उनका इन्फ्लक्स होता है, मतलब ये जो बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम का, वो क्विकली क्या आ जाएगा, सेल के अंदर आएगा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयंस जो है वो दे विल एंटर द सेल मेम्ब्रेन थ्रू अ स्पेसिफिक पंप। यहाँ पे ये जो अभी जो पंप हमने दिखाया है, दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, जो कि आपका ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये हमेशा ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमेशा मेंटेन करके रखता है, जैसे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉजिटिव, इंट्रा सेल्यूलर निगेटिव, ये मेंटेन करने का काम होता है सोडियम पोटेशियम पंप का। तो इस पंप के थ्रू सिग्नल आने के बाद में सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा। अब बताइए कि सोडियम आयंस जो है दे आर पॉजिटिवली चार्ज, राइट? तो ये बहुत सारे, इतने सारे, ढेर सारे पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस जब सेल के अंदर आएंगे, तो फिर अंदर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अंदर का पोटेंशियल जो निगेटिव है तो वो थोड़ा सा लेस निगेटिव हो जाता है। ठीक है, सो इनसाइड निगेटिव पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज अंदर का डिक्रीज हो जाएगा। फाइन। तो इसी चीज को हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं कि पोटेंशियल रिवर्स हो गया। अंदर का निगेटिव, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बट दिस इज अ सिंपल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। अंदर का पहले जितना निगेटिव था, थोड़ा सा वो निगेटिव चार्ज अंदर का कम हो जाएगा, तो सिंपली हम उसको कहेंगे कि अंदर का पॉजिटिव हो गया, और बाहर का जो इनिशियली पॉजिटिव था, सोडियम आयंस पॉजिटिवली चार्ज अंदर आ गए, तो बाहर का पोटेंशियल जो है वो निगेटिव हो गया। सो दिस इज हाउ वी शो इट इन अ सिंपल मैनर। ओके, तो ये जो रिवर्सल हुआ है पोटेंशियल में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन, एंड दिस इज हाउ द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन पहले ये रेस्टिंग स्टेट था, फिर डीपोलराइज होने के बाद वो यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा पोटेंशियल का, और फिर ये जो पार्ट है ये आगे के पार्ट को भी डीपोलराइज करेगा, और इस तरीके से सिग्नल जो है वो आगे आगे क्या होते जाता है, ट्रांसमिट होते जाता है। फाइन। एक बार डीपोलराइजेशन हो गया, तो डीपोलराइजेशन के बाद में अब वापस से क्या करना पड़ेगा, जो न्यूरॉन है उसको वापस से अपने रेस्टिंग स्टेट में फिर से आना है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पोटेंशियल रिवर्स हो गया था इसको फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा उसके ओरिजिनल स्टेट पे। वो करने के लिए क्या किया जाता है, अब अंदर बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयंस आ गए थे, तो अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करना पड़ेगा, तो अंदर से पॉजिटिव चार्जेस को क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर फेंकना पड़ेगा, राइट? तब जाके ओरिजिनल जो है उसका पोटेंशियल रिस्टोर हो जाएगा। वो चीज करने के लिए क्या किया जाता है, अंदर आप जानते हैं इनसाइड कौन से वाले से आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, अंदर पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो डीपोलराइजेशन के बाद में पोटेशियम आयंस जो है उनका किया जाता है इफ्लक्स, मतलब पोटेशियम आयंस जो है उनको बाहर फेंका जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, अंदर का जो है पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, अंदर का पोटेंशियल फिर से निगेटिव हो जाएगा, और बाहर का जो पोटेंशियल है वापस से पॉजिटिव हो जाएगा।
ये जो प्रोसेस होती है जिसमें पोटेशियम आयन बाहर फेंके जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रीपोलराइजेशन प्रोसेस। रीपोलराइजेशन मतलब क्या किया कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, वो आपने वापस से रिस्टोर कर दिया, रीपोलराइज कर दिया कि बाहर का पॉजिटिव अंदर का निगेटिव, ये आपने फिर से क्या कर दिया है, रिस्टोर कर दिया है। तो डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, दीज आर द टू टर्म्स दैट यू मस्ट बी फैमिलियर विथ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल ट्रांसमिशन होना, ठीक है, अभी ये चीज ध्यान से सुनना, सिग्नल ट्रांसमिशन होना ये एक एक्टिवेटरी प्रोसेस है, एक्साइटेटरी प्रोसेस है। सो डीपोलराइजेशन जब होता है तभी सिग्नल आगे क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। सो डीपोलराइजेशन इट इज अ एक्साइटेटरी प्रोसेस, वी विल नोट इट हियर, दिस इज एन एक्साइटेटरी प्रोसेस। और डीपोलराइजेशन होने के बाद में रिपोलराइजेशन होता ही है, फिर से वापस से रेस्टिंग स्टेट रिस्टोर करने के लिए, फाइन। तो रिपोलराइजेशन ये जो क्या है, डीपोलराइजेशन को अंडू करने वाला प्रोसेस होता है, फाइन। अभी हम अभी बात कर रहे हैं बार्बिचुरेट्स की और बार्बिचुरेट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ठीक है। तो बार्बिचुरेट्स जो होते हैं ये डीपोलराइजेशन की उल्टा प्रोसेस करते हैं ऑन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन। अब डीपोलराइजेशन के उल्टा प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डीपोलराइजेशन? अपोजिट ऑफ डीपोलराइजेशन इज नॉट रिपोलराइजेशन, अपोजिट ऑफ डीपोलराइजेशन इज हाइपरपोलराइजेशन। सो अभी इमेजिन करो दैट दिस इज द गाबा रिसेप्टर, GABA receptor, as I told you, it's a chloride ion channel, right? GABA रिसेप्टर क्लोराइड आयन का चैनल होता है। तो ये जो GABA रिसेप्टर है, जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ठीक है, अभी हम बार्बिचुरेट्स की बात नहीं करेंगे, GABA रिसेप्टर को नॉर्मली कौन एक्टिवेट करता है, GABA, GABA का जो मॉलिक्यूल है दैट विल एक्टिवेट द GABA रिसेप्टर, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा कि ये जो आयन चैनल है ओपन हो जाएगा और बाहर के जो क्लोराइड आयंस हैं वो सेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लॉट्स ऑफ क्लोराइड आयंस जो है वो अंदर आ जाएंगे। अब मुझे बताइए कि नॉर्मली रेस्टिंग स्टेट वाला आपका पोटेंशियल क्या होता है, बाहर की साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और अंदर की साइड में कौन सा होता है, निगेटिव पोटेंशियल होता है। So tell me what will happen when large number of chloride ions will enter the cell, सेल के अंदर आ जाएंगे, बहुत सारे क्लोराइड आयंस अंदर आ गए, निगेटिवली चार्ज्ड आयंस है, तो अंदर का जो निगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, वो और ज्यादा बढ़ेगा। मतलब इनसाइड वाला जो निगेटिव चार्ज है इट विल बिकम, मतलब उसकी वैल्यू सपोज ये -10 है तो -20 हो जाएगा, -50 हो जाएगा, -100 हो जाएगा, ओके। मतलब क्या हो रहा है कि आप डीपोलराइज नहीं कर रहे हो, डीपोलराइज करना मतलब अंदर का निगेटिव चार्ज कम करना हो गया, आप अंदर का निगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हो, मतलब आप वो ऑलरेडी निगेटिवली पोलराइज्ड है, आप उस निगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहे हो तो आप उसको हाइपर पोलराइज कर रहे हो। अब ये हाइपर पोलराइजेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हाइपर पोलराइज अगर ये न्यूरॉन हो गया, इफ दिस न्यूरॉन बिकम्स हाइपर पोलराइज, तो अब इस न्यूरॉन को डीपोलराइज करना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब मुश्किल कैसे होगा, तो देखो, यस, तो यूजुअली क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है, अब मैं यहाँ पे आपको वैल्यू बताती हूँ। यूजुअली द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज, यहाँ पे लिख लेते हैं,
द रेस्टिंग सेल पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट्स। एक बार इस वैल्यू को बस चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है बट आई थिंक इट इज -70 मिलीवोल्ट्स ओनली, ठीक है। अगर इनकरेक्ट होगा तो मुझे प्लीज बता देना, ठीक है। देन जब ये डीपोलराइज होता है तो डीपोलराइज होने के बाद में दिस वैल्यू बिकम्स 20 मिलीवोल्ट्स। ये जो हमने यहाँ पे बनाया था ना कि अंदर का निगेटिव जो है वो पॉजिटिव में हो गया, तो ये कितना हो गया, माइनस मतलब अंदर इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, तो टोटल ये -70 से सीधा ऊपर जाके कहाँ तक पहुंच गया, 20 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया, ठीक है। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि बिफोर ये जो गाबा वाला क्लोराइड चैनल है ये ओपन होने के पहले यहाँ पे भी कितना होगा, रेस्टिंग सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है आपका 70 मिलीवोल्ट, ठीक है। जब क्लोराइड आयंस अंदर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। अब जस्ट इमेजिन कि ये 70 से, दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल, ठीक है, एग्जांपल, -100 मिलीवोल्ट हो गया, ठीक है। तो अब -100 से आपको कहाँ तक लेके जाना है, आपको 20 मिलीवोल्ट तक लेके जाना है। डीपोलराइज करने के लिए मतलब आपको इस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब -70 से 20 तक पहुंचना ज्यादा इजी है या फिर -100 से 20 तक पहुंचना ज्यादा इजी है, ऑफ कोर्स -70 से पहुंचना इजी है। तो जो नॉर्मल न्यूरॉन होता है उसको डीपोलराइज करना आसान होता है, लेकिन जो हाइपर पोलराइज्ड वाला जो न्यूरॉन होता है इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू डीपोलराइज। मतलब सिग्नल आएगा लेकिन सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है इट इज सफिशियंट टू इंक्रीज द पोटेंशियल फ्रॉम -70 to 20, okay, but it is not sufficient to increase it from -100 to 20। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हाइपर पोलराइज्ड वाला जो न्यूरॉन होता है दिस इज डिफिकल्ट टू डीपोलराइज, राइट। अब डीपोलराइज अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, तो हाइपर पोलराइजेशन का सीधा सीधा इम्पैक्ट क्या होगा कि ये जो न्यूरोनल पार्ट है जो हाइपर पोलराइज हो गया है वो डीपोलराइज नहीं होगा। ये पार्ट अगर डीपोलराइज नहीं हुआ तो मतलब यहां से आगे सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी इनहिबिशन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। अब ब्रेन में सिग्नल ट्रांसमिशन का प्रोसेस जो है वो डिक्रीज हो गया, मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी मिल रही है, हियर यू आर गेटिंग द CNS डिप्रेशन एक्टिविटी, ओके। तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि जैसे डीपोलराइजेशन एक्साइटेटरी प्रोसेस है वैसे ही हाइपर पोलराइजेशन जो होता है ये एक इनहिबिटरी प्रोसेस होता है, राइट। और जो आपका गाबा जो होता है वो एग्जैक्टली यही करता है। अभी हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया था कि गाबा गाबा इट इज द लाइगेंड फॉर गाबा ए एंड गाबा बी रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर इन दोनों की एक्टिविटीज अलग अलग होती है, ठीक है। गाबा ए रिसेप्टर जो है ये क्लोराइड आयन चैनल है, उसकी इनहिबिटरी एक्टिविटी होती है एज अ CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी है वो कैसे आ रही है, वो आ रही है क्योंकि गाबा क्या करता है, गाबा क्लोराइड आयंस का इन्फ्लक्स करके न्यूरोनल मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज करता है, जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसमिशन इनहिबिट हो जाता है एंड दैट्स हाउ यू गेट द CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी, ओके। आपको ये अभी हमने जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ गाबा रिसेप्टर, ठीक है। मैंने अभी तक आपको बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स का मैकेनिज्म नहीं बताया है। दिस इज हाउ नॉर्मली द गाबा रिसेप्टर ऑपरेट्स टू हाइपरपोलराइज द न्यूरोनल मेम्ब्रेन। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कुछ भी आपको इसमें से नहीं समझा, इफ देयर इज एनी क्वेरी तो मुझे प्लीज बताना, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम फाइनली बार्बिचुरेट्स का मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ओके। सो गाबा ए रिसेप्टर ये एक लाइगैंड गेटेड आयन चैनल है
यूजुअली आयन चैनल जो होते हैं वो ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा फ्लावर जैसा दिखने वाला उनका स्ट्रक्चर होता है। 5 पेटल्स की तरह उनके 5 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ द गाबा रिसेप्टर। सो वी विल सी कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सो गाबा ए रिसेप्टर इट इज पेंटामेरिक। यस, इट इज अ पेंटामेरिक रिसेप्टर। पेंटामेरिक मतलब 5 सब यूनिट इसमें होते हैं। नाउ पांचों के पांचों सब यूनिट्स इसमें सेम नहीं होते। सब यूनिट्स में भी अलग अलग टाइप के सब यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, इप्सिलॉन, पाई, रो, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के सब यूनिट्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। और एक सब यूनिट के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि इफ देर इज अल्फा सब यूनिट, तो अल्फा सब यूनिट का भी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक गाबा ए रिसेप्टर भी लिया, तो गाबा ए रिसेप्टर में भी बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले गाबा ए रिसेप्टर रहेंगे, राइट। समझ में आ रहा है आपको। सो देर आर मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाबा ए रिसेप्टर, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमनली जो ऑब्जर्व्ड गाबा ए रिसेप्टर होता है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है दैट कॉम्बिनेशन इज मोस्ट कॉमन वाला। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ अभी। उसमें दो अल्फा 1 सब यूनिट होते हैं, जो 5 है। 5 का मैं आपको कंपोजिशन बता रही हूँ। सो दो अल्फा 1 वाले सब यूनिट होते हैं, दो बीटा 2 वाले सब यूनिट होते हैं, और बचा हुआ एक जो होता है वो होता है गैमा 2। ठीक है, मतलब 5 में से दो सब यूनिट जो रहेंगे वो अल्फा 1 ऐसे दो रहेंगे, दो रहेंगे बीटा टू, और एक रहेगा गैमा 2। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ द गाबा ए रिसेप्टर। फाइन। अब इसमें से देखो, गाबा रिसेप्टर जो होता है उसके ऊपर इट इज अ लाइगैंड गेटेड आयन चैनल, राइट। तो इसका मतलब वहां पे लाइगैंड की बाइंड करने की अपनी एक खुद की जगह होती है। इसका लाइगैंड है गाबा, ठीक है, गैमा अमाइनो ब्यूरेटरिक एसिड। तो गाबा की खुद की बाइंड करने की जो जगह होती है दैट इज द बीटा सब यूनिट। अब यहाँ पे देखो, यू कैन सी दैट द 5 डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स आर गिवन हियर। डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड में आपको वो दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये येलो वाला एक सब यूनिट है, पिंक है, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द बीटा सब यूनिट। ये जो रेड कलर का जो गोल यहाँ पे है, दिस इज द गाबा मॉलिक्यूल। तो गाबा की खुद की बाइंड करने की ये वाली जगह है। ओके, नाउ बार्बिचुरेट सब यहाँ पे किस तरीके से एक्ट करते हैं वो हमें देखना है। तो बेसिकली देखो, गाबा जिस तरीके से गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, उसी तरीके से बार्बिचुरेट्स भी गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन दे आर नॉट द कॉम्पिटिटिव अगोनिस्ट फॉर द गाबा रिसेप्टर। आपने अगोनिस्टिक एक्शन में आपने दो टाइप देखे होंगे, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव वाले अगोनिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जहां पे लाइगैंड बाइंड करता है वहीं पे वो बाइंड करते हैं, ओके। लेकिन बार्बिचुरेट्स आर नॉट लाइक दैट। बार्बिचुरेट्स अपने एक अलग जगह पे बाइंड करते हैं। सो बेसिकली बार्बिचुरेट्स जो है दे हैव एन एलोस्टेरिक साइट टू विच दे बाइंड, ओके। नाउ बार्बिचुरेट्स की जो बाइंडिंग साइट होती है इट कैन बी आइदर प्रेजेंट ऑन द अल्फा or beta subunit. So note these important points. So where is the barbiturate binding site? इसकी binding site जो है it is either on alpha और beta सब यूनिट। तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं कि बार्बिचुरेट्स की एलोस्टेरिक साइट है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो यहाँ पे ये जो येलो कलर का जो सब यूनिट है उसमें दिस कैन बी आइदर अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बार्बिचुरेट को बाइंड करने की एक अलग जगह होती है। सो दैट मीन्स कि बार्बिचुरेट के बाइंडिंग से गाबा का जो बाइंडिंग है दैट इज नॉट गोइंग टू गेट हैम्पर्ड, ओके।
सो व्हाट हैपन्स, अब गाबा का बाइंडिंग हैम्पर नहीं हो रहा है, तो गाबा के साथ साथ बार्बिट्यूरेट में यहाँ पे बाइंड करने से इस रिसेप्टर के फंक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? तो इसमें फर्क ये पड़ता है कि सपोज इन एब्सेंस ऑफ बार्बिट्यूरेट, नॉर्मली गाबा रिसेप्टर कैसे काम करता है कि गाबा आएगा, अपने ये बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये आयन चैनल ओपन होगा और क्लोराइड आयंस का इनफ्लक्स होगा। ठीक है, अब मान लीजिए जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल कंडीशन कि ये क्लोराइड आयन चैनल ओपन होता है, सो लेट अस से दैट इट ओपन्स फॉर 1 नैनोसेकेंड। ठीक है, ये बहुत फास्ट एक्ट करने वाले आयन चैनल्स आर द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स। एक सेकेंड में वो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ टाइम्स ओपन होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो एक हाइपोथेटिकली कंसिडर कर लो कि गाबा के बाइंड करने के बाद क्लोराइड आयन चैनल 1 नैनोसेकेंड के लिए ओपन रहता है। ठीक है, बार्बिट्यूरेट के बाइंड करने के बाद में क्या होता है, इफ बार्बिट्यूरेट्स आल्सो बाइंड टू द गाबा रिसेप्टर, तो बार्बिट्यूरेट्स क्या करते हैं कि गाबा रिसेप्टर का जो ओपनिंग वाला जो ड्यूरेशन होता है, दैट द ड्यूरेशन इन विच द क्लोराइड आयन चैनल रिमेन्स ओपन, उस ड्यूरेशन को वो बढ़ा देता है। बढ़ा देगा मतलब क्या करेगा कि इन अब्सेंस ऑफ बार्बिट्यूरेट्स अगर वो आयन चैनल 1 नैनोसेकेंड के लिए ओपन रह रहा है, तो हो सकता है कि बार्बिट्यूरेट्स की बाइंडिंग के बाद में वो 10 नैनोसेकेंड के लिए ओपन रह रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, 1 नैनोसेकेंड में जितने क्लोराइड आयंस अंदर आ सकते हैं उसके कंपैरिजन में 10 नैनोसेकेंड अगर वो आयन चैनल ओपन रहता है, तो फिर काफी ज्यादा क्लोराइड आयंस क्या हो पाएंगे, अंदर आ पाएंगे। जितने ज्यादा क्लोराइड आयंस अंदर आ पाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा हाइपरपोलराइजेशन। ये जो अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है, if this ion channel stays open for a long time, then अंदर का नेगेटिव चार्ज भी उतना ही बढ़ेगा। मतलब हाइपरपोलराइजेशन, डिग्री ऑफ हाइपरपोलराइजेशन और ज्यादा वहां पे इंक्रीज होगा। एंड दिस इज हाउ बार्बिट्यूरेट increase the this is how they give their CNS depressant activity. So in crux barbiturates का mode of action क्या है, they increase the duration of opening of the chloride ion channel. ये सबसे important point है, how barbiturates act. They do what, they increase the duration of opening of chloride ion channel. तो एक्चुअली बार्बिट्यूरेट्स गाबा की एक्शन को में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली गाबा की जो खुद की एक्शन है उसको वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि बार्बिट्यूरेट बाइंड कर रहा है तो गाबा नहीं बाइंड कर रहा है। बार्बिट्यूरेट्स आर जस्ट एनहांसिंग द इफेक्ट ऑफ गाबा, राइट। सो इसीलिए ये जो एक्टिविटी है बार्बिट्यूरेट्स की, इट इज टर्म्ड एज गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन। राइट, ओके। सो एक बार मुझे बता दो, जस्ट टेल मी, आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया है? ये जो अभी हमने डिस्कस किया, अगर समझ में आ गया होगा तो क्विकली मुझे थम्स अप दे दो या फिर यस करके बता दो। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेरी मुझे अभी बता दो। आई विल, इफ देयर इज एनी पार्ट दैट यू हैवंट अंडरस्टूड, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। फाइन, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बार्बिट्यूरेट्स का मोड ऑफ एक्शन। रिसेप्टर कैसा है, पेंटामेरिक है। मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन क्या है इसमें सब यूनिट्स का, 2 अल्फा 1, 2 बीटा 2 और एक गैमा 2, ऐसे कॉम्बिनेशन है। गाबा की खुद की बाइंडिंग साइट होती है बीटा रिसेप्टर के ऊपर, बीटा सब यूनिट के ऊपर, और बार्बिट्यूरेट की बाइंडिंग वाली साइट जो होती है, इट कैन बी आइदर ऑन अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। ठीक है, बार्बिट्यूरेट की बाइंडिंग की वजह से देयर इज इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड आयन चैनल, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा हाइपरपोलराइजेशन होगा, तो ज्यादा CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी मिलेगी, और इसी एक्टिविटी को हम कहते हैं गाबा
फैसिलिटेटरी एक्शन। ओके, अगर बार्बिचुरेट्स का बहुत हाई डोज हो गया, एट वेरी हाई डोजेस, barbiturates can also show GABA mimetic action। मतलब क्या कि अगर बार्बिचुरेट्स का डोज बहुत ज्यादा हो गया, दिस डजंट ऑकर एट द नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोजेस, बहुत हाई डोज पे गाबा माइमेटिक एक्शन देखने को मिलेगी। मतलब बार्बिचुरेट्स खुद ही गाबा के बाइंडिंग साइट पे बाइंड करके गाबा जैसी एक्शन शो करेंगे। ओके, लेकिन ये बहुत हाई डोज पे होता है, सो फार्माकोलॉजी के लिए हमारे लिए ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। ओके, तो बार्बिचुरेट्स के ऊपर ये दो की पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि ये है कि एग्जैक्टली बार्बिचुरेट्स क्या करते हैं कि वो ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ आयन चैनल को इंक्रीज करते हैं, एंड इस एक्टिविटी को हम गाबा फैसिलिटेटरी एक्टिविटी कहते हैं। ओके, सो विद दिस नाउ वी विल स्टॉप हियर टुडे। आज हमने बार्बिचुरेट्स का स्ट्रक्चर, बार्बिचुरेट्स का सिंथेसिस, इसका क्लासिफिकेशन और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये हमने डिटेल में स्टडी किया है। सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन ऑफ बार्बिचुरेट्स एंड इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, और उसके बाद में हम बेंजोडाइजेपिन्स का डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच।